देखिए, एसएससी जीडी में पुलिस प्रशासन एवं न्याय व्यवस्था से कुछ इस प्रकार से लगभग हर शिफ्ट में 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो आज यहाँ पे हम पूरे 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेकर आ गए हैं। यहाँ पे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिए हैं, जो कि हो सकता है आपके शिफ्ट में एग्जैक्ट देखने को मिल जाए। तो ये क्लास आपके लिए बिल्कुल रामबाण साबित हो सकती है। तो आप लोग इस क्लास को जरूर देखिएगा, आपके 8 से 10 नंबर 100% पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से हम करते हैं क्लास को स्टार्ट। देखिए, आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी संज्ञेय अपराध के संबंध में पुलिस थाने में दर्ज की गई पहली लिखित सूचना को क्या कहा जाता है। ठीक, पहली लिखित सूचना को, देखिए हिंदी में क्या होता है, शब्दों का फेर करता है। हिंदी तो सबको आती है, लेकिन क्या होता है कि शब्द जो होते हैं वो घुमा के देता है, वहीं बच्चा फंस जाता है। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा, पहली लिखित सूचना को क्या कहा जाता है। ठीक, ऑप्शन है केस डायरी, ऑप्शन बी है गिरफ्तारी ज्ञापन, ऑप्शन सी है प्रथम सूचना रिपोर्ट जिसे हम FIR कहते हैं, ऑप्शन डी है पंचनामा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, क्वेश्चन है संज्ञेय अपराध। संज्ञेय क्या होता है, सारे के सारे जो ये शब्द नए नए हैं ना, केस डायरी, गिरफ्तारी ज्ञापन, प्रथम सूचना रिपोर्ट, पंचनामा, पूरे के पूरे ये जो शब्द है ये हम पूरे क्वेश्चन में लिए गए हैं। तो आप अगर वीडियो को पूरा देखेंगे तो समझ जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रथम सूचना रिपोर्ट, FIR। इसकी फुल फॉर्म होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन राइट्स। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, प्रथम सूचना रिपोर्ट्स। देखिए, क्वेश्चन है किसी संज्ञेय अपराध के संबंध में पुलिस थाने में दर्ज की गई पहली लिखित सूचना। अब इसको आप ऐसे समझना, पहली लिखित सूचना क्या होती है, अगर हम कुछ भी, जैसे हमारे साथ कुछ भी केस हो जाता है या फिर किसी के ऊपर हमें केस करना होता है, कुछ भी करना होता है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, FIR करते हैं। ठीक है, तो वो जो पहला हमारा लिखित सूचना कहा जाता है, FIR को क्या कहा जाता है, लिखित पहली सूचना होती है, उसे FIR कहा जाता है। देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा मैं डिटेल्स में भी लिखी हूँ, किसी बड़े अपराध की पहली लिखित सूचना FIR कहलाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, पुलिस जांच की शुरुआत जांच की शुरुआत इसी से करती है, FIR से ही पुलिस जो है जांच की शुरुआत करती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए जारी आदेश जिसमें गिरफ्तारी का निर्देश होता है क्या कहलाता है। गिरफ्तारी का निर्देश नहीं होता है, क्या है वहां पे, गिरफ्तारी का निर्देश नहीं होता है। ठीक है, क्या है, न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए जारी आदेश जिसमें गिरफ्तारी का निर्देश नहीं होता है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये जो गिरफ्तारी का निर्देश है इसके लिए भी एक अलग क्वेश्चन बनता है, लेकिन यहाँ पे है गिरफ्तारी का निर्देश नहीं होता है। तो ये क्या कहलाएगा, ऑप्शन ए है जैसे वारंट है, बी है समन है, ऑप्शन सी है आरोप पत्र है, ऑप्शन डी है रिमांड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो समन हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा कि ये भाई समन क्या होता है। तो देखिए, समन क्या होता है, बुलाने का आदेश पत्र होता है। ठीक है, जैसे कि कोई व्यक्ति है, अगर हम उसको अदालत में बुलाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें समन पत्र जारी करना होता है। समन पत्र जारी करके हम उसको अदालत में बुलाते हैं। अब जरूरी नहीं है कि वो उसको अदालत में बुलाए हैं तो उसको गिरफ्तार किया जाएगा। हो सकता है कि उसको क्या अदालत में बुलाने के और भी मतलब कुछ और चीजों के लिए बुलाया गया हो, गवाही लेने के लिए उसको बुलाया गया हो। तो ये जो होता है, व्यक्ति को अदालत में बुलाने के लिए जो जारी किया जाता है वो समन पत्र कहलाता है। ये एक आदेश पत्र होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं। समन केवल अदालत में उपस्थित होने का आदेश पत्र होता है, गिरफ्तारी का नहीं होता। ठीक, अदालत में उपस्थित होने का आदेश पत्र होता है, सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा समन का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है। पुलिस विवेचना पूर्ण होने के बाद आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में प्रस्तुत रिपोर्ट क्या कहलाती है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुलिस विवेचना पूर्ण होने के बाद आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में प्रस्तुत रिपोर्ट जो है वो क्या कहलाती है। तो ऑप्शन है केस डायरी, ऑप्शन बी है पंचनामा, ऑप्शन सी है चार्जशीट, ऑप्शन चार्जशीट को ही हम आरोप पत्र कहा जाता है, और ऑप्शन डी है हलफनामा। देखिए, ऑप्शन को भी स्किप करके आप लोग करेंगे तो आप लोगों से आंसर आप कर पाएंगे, जल्दी से क्लिक कर पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे क्या है, पुलिस विवेचना पूर्ण। विवेचना का मतलब होता है पुलिस जांच, जो पुलिस जांच करती है किसी भी केस से रिलेटेड, उसकी जांच पूर्ण होने के बाद आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में प्रस्तुत रिपोर्ट क्या कहलाती है। देखिए, इसको आप ऐसे समझिएगा, पुलिस विवेचना पूर्ण यानी पुलिस जो है अपनी जांच पूर्ण कर लिए हैं, उनको खूब सारे सबूत भी मिल गए हैं। इकट्ठे होने के बाद उस सबूत को वो अदालत में रिपोर्ट के फॉर्म में प्रस्तुत करते हैं। तो उस रिपोर्ट को क्या कहा जाता है, उस रिपोर्ट को चार्जशीट कहा जाता है।
है, ठीक है। चार्जशीट या फिर आरोप पत्र, दोनों ध्यान रखिएगा, ये भी कहा जाता है और ये भी कहा जाता है, दोनों का एक ही मतलब है, क्या है, चार्जशीट प्रदान किया जाता है। इसको आप अपने से रिलेट करना, जैसे कि हमने कोई केस की अच्छे से जानकारी, जैसे मान लो आप पुलिस ही हैं तो आपने केस का अच्छे से छानबीन कर लिया, उसकी पूरी जांच कर ली, उसके बाद आपको वहां से बहुत सारे सबूत इकट्ठे हो गए, है ना, सबूत इकट्ठे हो गए, उसकी रिपोर्ट तैयार करके आप जाके उसको अदालत में प्रस्तुत करेंगे, तो वो रिपोर्ट क्या कहलाएगी, वो चार्जशीट कहलाएगी या फिर आरोप पत्र कहलाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे है, जांच पूरी होने के बाद पुलिस आरोपी के खिलाफ सबूत अदालत में पेश करती है, ठीक, अदालत में पेश करना रिपोर्ट को या सबूत को, वही जांच और चार्जशीट कहलाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, चार्जशीट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा चौथे नंबर का क्वेश्चन है, जिस अपराध में पुलिस बिना वारंट गिरफ्तारी कर सकती है वह क्या कहलाता है, मतलब बिना वारंट, उनके पास गिरफ्तारी का वारंट नहीं है तब भी वह गिरफ्तार कर सकती है, तो वो क्या कहलाता है, जैसे दीवानी अपराध, गैर संज्ञेय अपराध, संज्ञेय अपराध और आर्थिक अपराध। क्या होगा इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संज्ञेय अपराध। अब ये संज्ञेय अपराध क्या होता है, देखिए संज्ञेय अपराध बहुत बड़ा अपराध होता है, जैसे कोई बहुत बड़ा अपराध हो जाता है, जैसे कि मान लो अपहरण हो गया, किसी की हत्या हो गई, है ना, दुष्कर्म हो गया, ये सारी चीजें होती हैं, ये बहुत बड़े अपराध में आते हैं। तो संज्ञेय अपराध का मतलब होता है बहुत बड़ा अपराध, ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ा अपराध। अगर कोई व्यक्ति ऐसा अपराध कर लेता है तो उसको जो है बिना वारंट के ही गिरफ्तार कर लिया जाता है और छानबीन पूरी शुरू कर दी जाती है, मतलब जांच वगैरह तुरंत शुरू कर दी जाती है बिना वारंट के ही, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये होता है संज्ञेय अपराध, ठीक है, बिना वारंट गिरफ्तारी कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे संज्ञेय अपराध में पुलिस तुरंत कार्रवाई और गिरफ्तारी कर सकती है, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, न्यायालय द्वारा आरोपी को कुछ शर्तों पर अस्थायी रूप से रिहा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे लिखा है अस्थायी, कुछ शर्तों पर अस्थायी रूप से रिहा हो रहा है, व्यक्ति क्या हो रहा है, पूर्णतः रिहा नहीं हो रहा है, ठीक है, अस्थायी रूप से रिहा हो रहा है, मतलब उसको पूर्णतः रिहा नहीं किया गया है, तो वो जो प्रक्रिया होती है, वो जो प्रोसेस होती है, वो क्या कहलाती है। देखिए ऑप्शन है रिमांड, ऑप्शन बी जमानत, ऑप्शन सी है अभियोजन, ऑप्शन डी है समन। तो ये प्रक्रिया जमानत कहलाती है। जमानत वो होता है जिसमें व्यक्ति को अस्थायी रूप से रिहा किया जाता है, अगर उसको जरूरत पड़ेगी तो उसको अदालत के सामने पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है, मतलब वह अदालत के सामने पूछताछ के लिए या फिर कुछ भी जरूरत पड़ेगी तो उसको पुनः से बुलाया जाएगा और वह आ सकता है, वह होता है जमानत, मतलब वो होता है अस्थायी रूप से रिहा करने की प्रक्रिया जमानत कहलाती है। देखिए जमानत में आरोपी को कुछ नियमों के साथ छोड़ा जाता है, पूर्णतः वह रिहा नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। घटनास्थल का निरीक्षण कर गवाहों की उपस्थिति में तैयार रिपोर्ट क्या कहलाती है, घटनास्थल का निरीक्षण कर गवाहों की उपस्थिति में तैयार रिपोर्ट क्या कहलाती है। देखिए आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को ना बहुत ही गहराई के साथ अच्छे से पढ़ना है और शब्दों को गहराई से समझना है। अगर आप शब्दों को समझ गए ना तो 100% आप क्वेश्चन कर पाएंगे, और अगर आप हवा में क्वेश्चन पढ़ोगे और ऐसे ही तुक्का मार के क्वेश्चन लगा दोगे तो बिल्कुल वो उल्टा ही होता है। हिंदी में ऐसा ही होता है, हिंदी को जितना सरल मानते हैं ना तो उसका जो शब्द होते हैं वो उतना ही कठिन होता है। तो क्वेश्चन है घटनास्थल का निरीक्षण कर गवाहों की उपस्थिति में तैयार रिपोर्ट। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखा है घटनास्थल का निरीक्षण। अगर मान लो कोई जगह है, वहां पे क्या हुआ, कोई घटना हो गई, ठीक है, अब वहां पे पुलिस पहुंची, वहां पे उसका पूरा निरीक्षण किए, पूरे घटना की जांच किए, उसके बाद वहां पे लोगों के साथ क्या है, गवाही लिए, लोगों ने कुछ गवाह दिए, उसकी उपस्थिति में तैयार रिपोर्ट, वहाँ सब कुछ कर लिया हमने, फिर उसको क्या किए, अपनी रिपोर्ट बना ली, उसको लिख लिया हमने एक अपने पेज में या फिर कॉपी में लिख लिया, तो वो क्या कहलाता है, वो रिपोर्ट तैयार हुई तो वो क्या कहलाएगी, वो पंचनामा कहलाता है। क्या कहलाता है, पंचनामा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया आपको। कुल मिला के आप याद रखना, घटना में जो भी मतलब घटनास्थल होता है वहाँ पे जो भी कुछ होता है उसको अगर आप किसी कॉपी में लिख के रख लेते हो और बाद में आपको वहाँ अदालत के सामने पेश करना होता है तो वो जो रिपोर्ट होगी है वो पंचनामा कहलाती है। देखिए यहाँ पे भी लिखा है घटनास्थल की स्थिति और वस्तुओं का विवरण पंचनामा में लिखा जाता है। ये एक दस्तावेज होता है, ठीक है, इसे वक्त पड़ने पे अदालत में पेश किया जाता है, तो ये क्या कहलाता है, पंचनामा कहलाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है शपथ लेकर दिया गया लिखित बयान क्या कहलाता है।
शपथ लेकर दिया गया लिखित बयान। ठीक है, बयान कई प्रकार के होते हैं, मौखिक भी होता है, जो मुंह से बोल के हम मतलब कोई भी घटना हुई है वहां पे सबूत देते हैं, बयान देते हैं, तो वो मौखिक बयान होता है। और यहाँ पे क्या दिया गया है, लिखित बयान। ये क्या कहलाएगा, यहाँ पे इसका जो राइट आंसर यहाँ पे है हलफनामा। इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, हलफनामा। ये शब्द आप लोग ध्यान रखिएगा, हलफनामा का मतलब होता है शपथ लेकर दिया गया लिखित बयान। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, शपथ लेकर दिया गया लिखित बयान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए यहाँ पे शपथ पूर्वक दिया गया लिखित कथन हलफनामा कहलाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये शब्द जो है ना हलफनामा, ये शब्द आ जाएगा तो बच्चे वहां पे थोड़ा सा फंस सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, आरोपी को पूछताछ हेतु पुलिस हिरासत में भेजने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। आरोपी को पूछताछ हेतु पुलिस हिरासत में भेजने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो देखिए कहीं पे जो आरोपी होता है उसको क्या करते हैं, पूछताछ के लिए पुलिस जो है अपनी हिरासत में ले लेती है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। जमानत तो नहीं होगा। जमानत में जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि वहां पे क्या होता है, अस्थायी रूप से व्यक्ति को बरी किया जाता है, मतलब उसको छोड़ तो देते हैं, लेकिन क्या होता है कि जरूरत पड़ने पे उसको पुनः अदालत में उपस्थिति होना अनिवार्य होता है। रिमांड, ऑप्शन बी रिमांड है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, रिमांड हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आरोपी को पूछताछ हेतु पुलिस हिरासत में भेजने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, रिमांड होती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भी दिया है, अदालत आरोपी को पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत में भेजती है। ठीक है, पुलिस हिरासत में ही भेज के वहां पे पूछताछ किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने हेतु अदालत द्वारा जारी आदेश क्या कहलाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने हेतु अदालत द्वारा जारी आदेश क्या कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए समन है, ऑप्शन बी याचिका है, ऑप्शन सी वारंट है, और ऑप्शन डी जो है हलफनामा है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, पहले भी कुछ क्वेश्चन आ गया था वहां पे, जैसे कि मैंने बताया था ना कि अगर व्यक्ति को सिर्फ वहां पे समन का मैंने बताया था, अगर व्यक्ति को मतलब सिर्फ अदालत में बुलाने के लिए उपस्थित किया जाता है तो समन जारी किया जाता है, समन आदेश जारी किया जाता है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। तो और यहाँ गिरफ्तारी के लिए, अगर उसको गिरफ्तार करने के लिए वारंट जारी किया जाता है तो ये वो क्या हो जाएगा, वारंट गिरफ्तारी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग गलत मत करना, ये जो समन है ना उसमें सिर्फ व्यक्ति को पूछताछ के लिए उसको वहाँ अदालत में उपस्थित होने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन ये जो गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए अदालत द्वारा जारी आदेश पत्र वारंट कहलाता है। ठीक है, वारंट गिरफ्तारी के लिए होता है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे भी लिखा है वारंट गिरफ्तारी का कानूनी आदेश होता है। क्या होता है, कानूनी आदेश होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्याप्त साक्ष्य न मिलने पर आरोपी को छोड़ देना क्या कहलाता है। पर्याप्त साक्ष्य न मिलने पर, मतलब पर्याप्त साक्ष्य का मतलब होता है सबूत। पर्याप्त सबूत न मिलने पर आरोपी को छोड़ देना क्या कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे दोष सिद्धि बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे रिमांड मैंने आपको पहले अभी जस्ट पहले इसका क्वेश्चन रिमांड का आ चुका है, हिरासत में लेना, और यहाँ पे हो जाएगा दोष मुक्ति और बरी, ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पर्याप्त साक्ष्य यानी कि व्यक्ति के प्रति जो है वो पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं, ठोस सबूत नहीं मिले हैं, न मिलने पर आरोपी को छोड़ दिया गया है, मतलब वो निर्दोष साबित हो गया है, उसको पर्याप्त सबूत न मिलने पर, तो वो दोष मुक्ति या बरी कहलाएगा। ये आप सभी से क्वेश्चन आई थिंक बन जाएगा, इजी है। सबूत न मिलने पर अदालत आरोपी को निर्दोष मानकर छोड़ देती है, क्योंकि अदालत में सबसे महत्वपूर्ण होता है साक्ष्य का मिलना, यानी कि सबूत का मिलना। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, पुलिस जांच की दैनिक कार्यवाही किसमें लिखी जाती है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ भी चुका है। पुलिस जांच की दैनिक कार्यवाही किसमें लिखी जाती है। जो पुलिस नए केसेस को हैंडल करती है, जांच करती है, तो उसकी जो कार्रवाई होती है ना उसको कहीं ना कहीं तो लिखा जाता है, क्योंकि पुलिस वाले भी वो याद करके अदालत में जाके तो पेश करेंगे नहीं, है ना, उसको कहीं ना कहीं लिखा जाएगा, तब तो जाके वो उसको पेश करेंगे रिपोर्ट के फॉर्म में। तो वो कार्रवाई किसमें लिखी जाती है और वो क्या कहलाती है, तो वो केस डायरी कहलाती है। ऑप्शन जी
ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा केस डायरी। चार्जशीट भी मैंने बता दिया, चार्जशीट भी सबसे पहला क्वेश्चन था, पहला या दूसरा क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया है कि चार्जशीट क्या होता है। और पंचनामा भी मैंने बताया है, किसी घटना स्थल पे जो भी चीजें होती हैं वहां पे उसका जो निरीक्षण होता है, जो जांच होती है, पूछताछ सब कुछ होने के बाद जो एक दस्तावेज में लिखा जाता है वो पंचनामा कहलाता है। समन भी मैंने आपको बता दिया, समन क्या होता है, बुलावे का एक आदेश पत्र होता है, ठीक है। तो ये केस डायरी होता है, दैनिक कार्यवाही इसमें लिखी जाती है, ठीक है। ऑप्शन ए, जांच के दौरान रोज की गई कार्यवाही केस डायरी में लिखी जाती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, सरकार की ओर से मुकदमा लड़ने वाले वकील को क्या कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सरकार की ओर से जो वकील लड़ता है मुकदमा उसको क्या कहते हैं। सरकार की ओर से जो मुकदमा लड़ता है तो उसको क्या कहते हैं। देखिए, बचाव पक्ष या अधिवक्ता, निजी वकील, लोक अभियोजक या फिर मजिस्ट्रेट। अब यहाँ पे आप स्किप कर सकते हैं, मजिस्ट्रेट बिल्कुल नहीं होगा, बचाव पक्ष ये भी नहीं होगा क्योंकि सरकार की ओर से लड़ रहा है, निजी तो होगा ही नहीं क्योंकि सरकार की ओर से लड़ रहा है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा लोक अभियोजक। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, लोक अभियोजक हो जाएगा। देखिए, सरकारी वकील को लोक अभियोजक कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, सरकारी वकील को लोक अभियोजक कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अदालत में जानबूझकर गलत बयान देना क्या कहलाता है। जैसे अदालत में जानबूझकर तुम गलत बयान दे रहे हो, ये तो एक आपराधिक दंड होता है, मतलब आप अदालत में जानबूझकर गलत बयान दे रहे हो तो ये कहलाता क्या है। देखिए, प्रशासनिक त्रुटि या फिर झूठी गवाही या फिर दीवानी विवाद या अपील, तो क्या कहलाएगा, ये झूठी गवाही कहलाएगा। अदालत में जानबूझकर आप गलत बयान दे रहे हो तो ये झूठी गवाही कहलाएगा। अदालत में झूठ बोलना एक दंडनीय अपराध होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके लिए आपको सजा भी मिल सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अदालत में प्रस्तुत प्रमाणों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है। अदालत में प्रस्तुत प्रमाणों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है, तो उसको क्या कहा जाएगा, साक्ष्य कहा जाएगा, साक्ष्य या सबूत कहा जाएगा। अदालत में जो प्रमाण होते हैं, प्रमाणों को सामूहिक रूप से, अदालत में कई प्रकार के मतलब साक्ष्य सबूत होते हैं जिसको प्रस्तुत किया जाता है, अलग अलग तरीके से सबूतों को ढूंढ के प्रस्तुत किया जाता है, तो वो साक्ष्य होता है, साक्ष्य को ही सबूत कहा जाता है। देखिए, केस साबित करने वाली वस्तुएं और तथ्य साक्ष्य कहलाते हैं, ठीक है। केस साबित करने वाली वस्तुएं और तथ्य जो है साक्ष्य या सबूत कहलाती है। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निचली अदालत के निर्णय को ऊपरी अदालत में चुनौती देना क्या कहलाता है। निचली अदालत के निर्णय को ऊपरी अदालत में चुनौती देना क्या कहलाता है। देखिए, अदालत के फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में जाना क्या कहलाएगा, तो यहाँ पे विवेचना बिल्कुल नहीं होगा, अपील है, अभियोजन है, ऑप्शन डी सुनवाई, तो राइट आंसर इसका अपील हो जाएगा। देखिए, अदालत के फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में जाना अपील कहलाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। क्या कहलाएगा, अपील कहलाएगा। निचली अदालत के निर्णय को ऊपरी अदालत में चुनौती देना अपील कहलाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी व्यक्ति को अपराधी घोषित करने का अधिकार किसके पास होता है। किसी व्यक्ति को अपराधी घोषित करने का अधिकार, अब ये क्वेश्चन तो आपको बन ही जाएगा, अपराधी घोषित करने का अधिकार किसके पास होगा भाई। देखिए, पुलिस अधिकारी के पास 100% नहीं होता, पुलिस अधिकारी के पास कि ये अपराधी है, वो जरूर अगर उसको पता चलेगा, उसके पास जाएगा, केस जाएगा, मतलब तो वो वहाँ पे जाएगा, जानकारी इकट्ठा करेगा, आरोपी का पता लगाएगा, सबूत ढूंढेगा कि सही है कि नहीं है, लेकिन वो 100% जो है वो अधिकारी घोषित नहीं करेगा कि ये अपराधी है कि नहीं है, ठीक है। गवाह के तौर पे भी नहीं वो मान सकता, इसका पूरा का पूरा जो है अपराधी घोषित करने का जो पूरा अधिकार होता है वो होता है न्यायालय के पास, ठीक है, न्यायालय के पास होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, न्यायालय, ठीक है। अंतिम निर्णय केवल अदालत देती है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन है, आईपीसी मुख्य रूप से किससे संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईपीसी मुख्य रूप से किससे संबंधित है। चुनाव प्रक्रिया से, अपराध एवं दंड से, शिक्षा व्यवस्था से या प्रशासनिक व्यवस्था से। आईपीसी किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपराध एवं दंड से आईपीसी संबंधित है। किससे संबंधित है, अपराध एवं दंड से, ठीक है, आईपीसी संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपराध एवं दंड। देखिए, आईपीसी में अपराध और उनकी सजा का वर्णन होता है। क्या होता है, आप आईपीसी में अपराध और उनकी सजा का वर्णन होता है। आप लोगों को इसका फुल फॉर्म बताना है और हिंदी में इसे क्या कहते हैं इसको भी बताना है, ठीक है। लास्ट में मैं आप लोगों को इसको बताऊंगी।
कि क्या होता है। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, जिस व्यक्ति पर अपराध का आरोप लगाया गया हो उसे क्या कहते हैं। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, उसके ऊपर अपराध का आरोप लगाया गया है, तो उसे क्या कहते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग बता दोगे कि वो आरोपी कहलाएगा। जैसे कि यहाँ ऑप्शन में दिया गया है आरोपी, और मान लो कभी ये ऑप्शन में नहीं रहता है, यहाँ पे अभियुक्त दे दिया, फिर तो आप फंस जाओगे, है ना, क्योंकि अभियुक्त शब्द आपको पता नहीं होगा। आरोपी तो आप कह दोगे, लेकिन एग्जाम में आरोपी शब्द जनरली नहीं आता है, ठीक है। कठिन शब्द जो होते हैं हिंदी के वही आते हैं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पे अभियुक्त होगा। जिस व्यक्ति पर अपराध का आरोप लगाया गया हो उसे अभियुक्त या आरोपी कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, अपराध की सूचना देने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है। अपराध की सूचना देने वाले, जैसे कोई किसी ने अपराध किया, उसकी सूचना किसी व्यक्ति ने पुलिस को, प्रशासन को दिया, तो वो क्या कहलाएगा, उस व्यक्ति को क्या कहा जाएगा, उस व्यक्ति को सूचक कहा जाएगा। ये भी इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन सी बन जाएगा। आई थिंक आप लोगों से सूचक कहा जाएगा। जो व्यक्ति पुलिस को सूचना देता है वह सूचक कहलाता है, ठीक है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, सीआरपीसी मुख्य रूप से किससे संबंधित है। सीआरपीसी मुख्य रूप से किससे संबंधित है, तो ये अपराध प्रक्रिया से संबंधित है। सीआरपीसी किससे संबंधित है, अपराध प्रक्रिया से संबंधित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बैंकिंग है, चुनाव है, कराधान, ये ऑप्शन कहीं से भी मिल नहीं रहे हैं, लेकिन अपराध प्रक्रिया से ही ये सीआरपीसी जो है वो संबंधित है। सीआरपीसी में जांच और अदालत की प्रक्रिया बताई गई है। इसमें क्या बताया गया है, जांच और अदालत की प्रक्रिया बताया गया। जैसे अभी पिछले बार क्या आया था, पिछले क्वेश्चन में क्या आया था, आईपीसी आया था। तो ये क्या होता है, भारतीय दंड संहिता होती है, इसमें अपराध और दंड से संबंधित होता है ये जो है आईपीसी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुलिस थाने की कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है। पुलिस थाने की जो कानून व्यवस्था होती है उसको बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी होगी। ये भी इजी क्वेश्चन है। अगर आप लोग थोड़ा सा प्रशासन के बारे में जानकारी रखते हैं तो डीएम बिल्कुल ये आंसर नहीं होगा, गवाह तो होगा ही नहीं, कहीं से भी मजिस्ट्रेट तो होगा नहीं, क्योंकि मजिस्ट्रेट जो होता है वो न्यायालय में होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एसएचओ। एसएचओ को ही थाना प्रभारी कहा जाता है। तो ठीक है, पुलिस थाने की कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जो जिम्मेदारी है वो थाना प्रभारी का होता है। ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एसएचओ पूरे थाने का प्रमुख अधिकारी होता है, ठीक है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, गिरफ्तारी के समय तैयार आधिकारिक रिकॉर्ड क्या कहलाता है। गिरफ्तारी के समय तैयार आधिकारिक रिकॉर्ड जो होता है वो क्या कहलाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है। ये क्या कहलाता है, ये गिरफ्तारी ज्ञापन कहलाता है, ठीक है। गिरफ्तारी ज्ञापन कहलाता है। देखिए गिरफ्तारी की पूरी जानकारी इस दस्तावेज में लिखी जाती है, ठीक है। गिरफ्तारी के समय तैयार आधिकारिक रिकॉर्ड गिरफ्तारी ज्ञापन कहलाता है। गिरफ्तारी की जो भी इंफॉर्मेशन होगी सब कुछ इस दस्तावेज में पूरी जानकारी लिखी जाती है। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आरोपी की ओर से मुकदमा लड़ने वाला वकील क्या कहलाता है। देखिए अभी पिछला क्वेश्चन आया था कि सरकार की ओर से लड़ने वाला जो वकील होता है वो क्या कहलाता है, हमने देखा था, है ना। अब यहाँ पे आया है आरोपी की ओर से मुकदमा लड़ने वाला वकील क्या कहलाएगा। अभियोजन पक्ष कहलाएगा, ऑप्शन बी है बचाव पक्ष कहलाएगा, ऑप्शन सी है सरकारी पक्ष कहलाएगा, ऑप्शन डी है न्यायिक पक्ष। सरकारी पक्ष तो बिल्कुल भी नहीं होगा, तो यहाँ पे राइट आंसर ये हो जाएगा, यहाँ पे बचाव पक्ष कहलाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आरोपी की ओर से मुकदमा लड़ने वाला वकील जो होता है वो बचाव पक्ष कहलाता है। आरोपी का पक्ष रखने वाला वकील बचाव पक्ष कहलाता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायालय का अंतिम आदेश क्या कहलाता है। न्यायालय का जो अंतिम आदेश होता है, जैसे कि कोई भी केस न्यायालय तक पहुंचा है और वहां पे उसकी पूरा मतलब सारी चीजें हो गई है, ठीक है, सारे सबूतों को देखते हुए जो भी है पूरा एकदम हम लास्ट स्टेज पर पहुंच गए हैं, तो वो जो होगा अंतिम आदेश क्या कहलाएगा, वो निर्णय कहलाएगा, फैसला कहलाएगा। और कोर्ट जो है, हमारा अदालत जो है वो अंतिम फैसला या निर्णय देता है, ठीक है। तो क्या कहलाएगा, फैसला या निर्णय कहलाता है। अदालत द्वारा दिया गया अंतिम निर्णय फैसला कहलाता है, ठीक है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, पुलिस द्वारा आरोपी के विरुद्ध प्रस्तुत रिपोर्ट क्या कहलाती है। पुलिस द्वारा आरोपी के विरुद्ध प्रस्तुत रिपोर्ट क्या कहलाती है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में ही पहले या दूसरे नंबर का क्वेश्चन था जो कि मैंने बता दिया है। ध्यान से पढ़िएगा, पुलिस द्वारा आरोपी के विरुद्ध प्रस्तुत रिपोर्ट क्या कहलाएगी। आप लोग जल्दी से कमेंट में बताइएगा। देखिए इसका आंसर मैं बता भी देती हूँ आप लोगों को। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चार्जशीट। जैसा कि मैंने आपको
स्टार्ट में जो क्वेश्चन है उसमें बताया था, चार्जशीट कहलाता है पुलिस द्वारा आरोपी के विरुद्ध प्रस्तुत रिपोर्ट क्या कहलाएगा, चार्जशीट या फिर आरोप पत्र। जैसा कि यहाँ पे ऑब्लिक देखिए आरोप पत्र भी था, तो राइट आंसर हो जाएगा चार्जशीट। इसमें क्या होता है, चार्जशीट में क्या होता है, पुलिस द्वारा आरोपी के आरोपी के विरुद्ध जो भी सबूत होते हैं उसे मिले होते हैं उसको एक रिपोर्ट तैयार करता है, रिपोर्ट तैयार करके अदालत में पेश करता है, ठीक है, और वो रिपोर्ट चार्जशीट या फिर आरोप पत्र कहलाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ भी वही लिखा है, आरोपी के खिलाफ सबूतों के आधार पर यह रिपोर्ट अदालत में दी जाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जिस अपराध में पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार नहीं कर सकती वह क्या कहलाता है। देखिए यहाँ पे लिखा है, जिस अपराध में पुलिस बिना वारंट गिरफ्तारी नहीं कर सकती, मतलब वारंट बहुत जरूरी है, गिरफ्तारी का जो वारंट है वो होना ही चाहिए, वह क्या कहलाती है। यहाँ पे ध्यान देखिए, अभी मैंने पिछले में भी पढ़ा था कि अगर वहां पे वारंट की मतलब बिना वारंट के ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाए तो वो वो संज्ञेय अपराध कहलाता था, मतलब कि बहुत बड़ा अपराध कहलाता। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन उल्टा आ गया है, जिस अपराध में पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार नहीं कर सकता है, ठीक है, उसको मतलब गिरफ्तार करने के लिए गिरफ्तारी का वारंट चाहिए ही चाहिए होता है, तो वो कहलाता क्या है, तो वो कहलाएगा गैर संज्ञेय अपराध, ठीक है, मतलब बहुत बड़ा अपराध नहीं है, गैर संज्ञेय अपराध है, ठीक है। ऐसा हो सकता है, ऐसे मामलों में पुलिस को पहले अदालत की अनुमति लेनी पड़ती है, बिना अदालत की अनुमति लिए आप जाके उसको डायरेक्ट बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकते हो, तो क्या गैर संज्ञेय अपराध कहलाएगा। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक मिनट आप लोग रुकिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे पेन चल गया। हाँ चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, न्यायिक कार्य करने वाला अधिकारी क्या कहलाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है। न्यायिक कार्य करने वाला अधिकारी जो है, देखिए निरीक्षक नहीं, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, मजिस्ट्रेट हो सकता है, कांस्टेबल तो बिल्कुल नहीं होगा, अधिवक्ता नहीं होगा। न्यायिक कार्य करने वाला अधिकारी जो होगा वो मजिस्ट्रेट कहलाता है। क्या कहलाता है, मजिस्ट्रेट। तो ऑप्शन जो बी है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। मजिस्ट्रेट अदालत में न्यायिक कार्य करता है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन है, अपराध स्थल की वस्तुओं का वैज्ञानिक परीक्षण क्यों किया जाता है। अपराध स्थल की जो वस्तुएं होती हैं उसका वैज्ञानिक परीक्षण किया जाता है, मतलब उसका वैज्ञानिक दृष्टि से भी जांच किया जाता है, वहां पे देख वस्तुओं की जांच किया जाता है। क्यों किया जाता है, देखिए ऑप्शन देखते हैं। आरोपी को छोड़ने हेतु बिल्कुल ये नहीं होगा, आरोपी को छोड़ने हेतु थोड़ी ना वैज्ञानिक परीक्षण किया जाएगा, कुछ ना कुछ वहां से हमको प्राप्त करना है, तभी तो वहां पे हम वैज्ञानिक परीक्षण कर रहे हैं, ठीक है। साक्ष्य मजबूत करने के लिए, साक्ष्य यानी कि सबूत मजबूत करने के लिए बिल्कुल हो सकता है। सुनवाई टालने के लिए ये तो कहीं से भी नहीं होगा, सुनवाई टालने के लिए। और अपील हेतु ये भी कहीं से भी नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साक्ष्य मजबूत करने के लिए हम वहां पे वैज्ञानिक परीक्षण करते हैं, ठीक है, ताकि वहां पे और अच्छा सबूत मिल सके, ताकि वहां पे उस केस के में गहराई तक पहुंच सके। वैज्ञानिक जांच अपराध साबित करने में मदद करती है, ठीक है, इसलिए हमें वैज्ञानिक जांच की आवश्यकता जब पड़ती है तो किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, अपराध से प्रभावित व्यक्ति को क्या कहते हैं। अपराध से जो प्रभावित होता है व्यक्ति उसे क्या कहा जाता है। अपराध से प्रभावित व्यक्ति को हम पीड़ित कहेंगे। वो अपराध से बिल्कुल प्रभावित हो गया है तो उस व्यक्ति को क्या कहेंगे, उस व्यक्ति को हम पीड़ित कहेंगे, ठीक है, हिंदी भाषा में पीड़ित कहेंगे। जिसे अपराध से नुकसान पहुंचे वह पीड़ित कहलाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने का अधिकार किसके पास है। आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने का अधिकार जो है वो किसके पास है, तो ये मजिस्ट्रेट के पास होता है। आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने का अधिकार मजिस्ट्रेट के पास होता है। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। केवल अदालत या मजिस्ट्रेट ही न्यायिक हिरासत का आदेश दे सकता है। इसके अलावा यहाँ पे SHO, कांस्टेबल, SP ये नहीं दे सकते, केवल मजिस्ट्रेट ही दे सकता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को आंसर को जो ऑप्शन है उसको स्किप करके भी लगाना चाहिए, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं आप सही लगा पाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, अदालत में प्रस्तुत लिखित आवेदन क्या कहलाता है। अदालत में प्रस्तुत लिखित आवेदन, ध्यान रखिएगा, आवेदन क्या है, मौखिक आवेदन नहीं है, लिखित आवेदन क्या कहलाएगा, तो लिखित आवेदन जो है वो याचिका कहलाता है। याचिका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखित आवेदन याचिका कहलाता है। अदालत में जो प्रस्तुत होता है लिखित आवेदन वो याचिका कहलाता है, ठीक है। अदालत में लिख कर दिया गया आवेदन याचिका कहलाता है। कभी कभी याचिका का सीधा क्वेश्चन आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन है, एफआईआर में झूठी सूचना देना क्या माना जाता है? एफआईआर में झूठी सूचना देना ये तो कहीं ना कहीं से एकदम दंडनीय अपराध माना जाएगा। इसको तो आपको समझाने की या फिर समझने की जरूरत ही नहीं है, आप देखते ही जान जाएंगे कि एफआईआर अगर में आपने झूठी सूचना दिया है, झूठी चीजें बताए हैं, किसी को फंसाने के लिए कुछ भी किया है या कहा है, तो वो फिर एकदम दंडनीय अपराध माना जाएगा। ठीक है, पुलिस को गलत सूचना देना कानूनन अपराध हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को कानूनी रूप से पुलिस नियंत्रण में रखना क्या कहलाता है? किसी व्यक्ति को कानूनी रूप से पुलिस नियंत्रण में रखना क्या कहलाता है? आपने सुना भी होगा, ये क्या कहलाएगा? हिरासत या कस्टडी में उसको रख लिए हैं। ठीक है, पुलिस ने उसको कस्टडी में रखा, ऐसा हम लोग बोलते हैं ना, ऐसा आपने सुना होगा, तो वो हिंदी में क्या कहलाएगा? वो हिरासत कहलाता है। किसी व्यक्ति को कानूनी रूप से पुलिस ने उसको अपने हिरासत में ले लिया है, अपने नियंत्रण में ले लिया है। किसी व्यक्ति को मान लो वो अपराधी है, कुछ अपराध किया है, तो उसको अपने नियंत्रण में रख लिया है, हिरासत में ले लिया, वो क्या कहलाएगा? वो हिरासत कहलाएगा। पुलिस नियंत्रण में रखना हिरासत कहलाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है। आप लोग शब्द देख सकते हैं कैसे शब्द दिया गया है। आपने कहीं ना कहीं वो सुना होगा, लेकिन आप उसको डेली यूज नहीं करते हो, इस वजह से आपको वहां पे फंसने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की सर्वोच्च न्यायिक संस्था कौन सी है? भारत की सर्वोच्च यानी कि सर्वोच्च मतलब सबसे ऊंची न्यायिक संस्था कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची न्यायिक संस्था कौन सी है? तो ये बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग सभी लोग जानते होंगे। ये जो है हमारा सर्वोच्च न्यायालय होता है, सबसे ऊंची न्यायिक संस्था सर्वोच्च न्यायिक संस्था, सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, जमानत की शर्त तोड़ने पर क्या हो सकता है? अगर आप जमानत की शर्त तोड़ देंगे तो जाहिर सी बात है आपकी जमानत जो है वो रद्द हो जाएगी, है ना, कैंसिल हो जाएगी। तो जमानत की शर्त तोड़ने पर क्या हो सकता है? जमानत की शर्त तोड़ने पर आपकी जमानत रद्द हो सकती है, आपकी जमानत जो है वो निरस्त हो सकती है। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन भी कैसे दिए हैं, केस समाप्त हो जाएगा, मतलब जमानत की शर्त तोड़ोगे केस समाप्त हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। आरोपी बरी हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अपील स्वीकार कैसे हो जाएगा? क्योंकि आप जमानत की शर्त तोड़ रहे हो, कानून का उल्लंघन कर रहे हो, तो आपको तो ऐसे बरी नहीं किया जाएगा, आपका केस को भी समाप्त नहीं किया जाएगा। तो कुछ जो ऑप्शन होते हैं ना उसमें ऐसे दिए रहते हैं कि आप बिल्कुल एक नजर डालोगे तो आपका आंसर वहीं पे मिल जाएगा, जमानत निरस्त हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये यहाँ पे टच हो जा रहा है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, अपराध सिद्ध होने पर दी जाने वाली सजा क्या कहलाती है? अपराध सिद्ध हो गया है, उसके बाद जो दी जाने वाली सजा है वो क्या कहलाएगी? वो दंड कहलाएगा। अपराध सिद्ध हो गया है, अब आपकी जो सजा होगी वो दंड कहलाएगा, है ना। ये तो आप सभी लोगों को मालूम ही होगा। आपका अपराध जो है वो सिद्ध हो गया है, अब आपको सजा मिलेगी, तो वो क्या कहलाएगा? वो दंड कहलाता है। यहाँ पे अपराध साबित होने पर अदालत दंड देती है। ठीक है, ये तो काफी इजी क्वेश्चन था, दंड कहलाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जिले का मुख्य पुलिस अधिकारी कौन होता है? जिले का मुख्य पुलिस अधिकारी कौन होता है? तो जिले का जो मुख्य पुलिस अधिकारी होता है, पुलिस प्रशासन का प्रमुख, वो एसपी होता है। एसएचओ नहीं होता, ये थाना प्रभारी होता है। डीएसपी भी नहीं होगा, डीजीपी भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एसपी होता है। ठीक है, क्या होता है? एसपी होता है। जिले में पुलिस प्रशासन का प्रमुख अधिकारी क्या होता है? एसपी होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अदालत के आदेश का पालन न करना क्या कहलाता है? अदालत के आदेश का जो आपने पालन नहीं किया तो ये क्या कहलाएगा? न्यायालय की अवमानना, जमानत, अभियोजन, विवेचना। ये ऑप्शन है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने अदालत के आदेश का पालन नहीं किया है तो उसे न्यायालय की अवमानना कहा जाएगा। ठीक है, अदालत के आदेश की अवहेलना करना अवमानना कहलाता है। ये शब्द जो है ना अवमानना, इसको ध्यान रखिएगा, अवमानना कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आरोपी के विरुद्ध कानूनी मुकदमा चलाना क्या कहलाता है? आरोपी के विरुद्ध जो है कानूनी मुकदमा चलाना क्या कहलाता है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखिए, जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दिया है, अभियोजन, अपील ऑप्शन सी है, सुनवाई ऑप्शन डी है,
पंचनामा, तो क्या कहलाएगा? आरोपी के विरुद्ध कानूनी मुकदमा क्या कहलाएगा? अभियोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? अभियोजन कहलाता है। अगर आरोपी के विरुद्ध, कोई आरोपी है उसके विरुद्ध कोई मतलब हम अदालत में केस चला रहे हैं, उसके ऊपर केस चला रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? केस चलाने की जो प्रक्रिया होगी वो अभियोजन कहलाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, केस चलाने की जो प्रक्रिया होगी वो अभियोजन कहलाता है। देखिए यहाँ भी दिया है, अदालत में आरोपी के खिलाफ केस चलाने की प्रक्रिया अभियोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? अभियोजन। ऐसे ही बिल्कुल एग्जाम में आपको शब्द देखने को मिल रहा है जिसको देखने के बाद, पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि ये हो ही नहीं सकता है। हम लोग क्या ऑप्शन लगाते हैं? सुनी सुनाए जो शब्द होते हैं ना उसको ऑप्शन लगाते हैं, क्योंकि अभियोजन क्या है इसके बारे में हमको पता ही नहीं है। तो ये क्या होता है? केस, कोई व्यक्ति है उसके विरुद्ध केस चलाने की जो प्रक्रिया होगी वो अभियोजन कहलाती है। तो बिल्कुल आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पुलिस द्वारा अपराध की गहन जांच क्या कहलाता है? पुलिस द्वारा अपराध की गहन जांच। देखिए अभी पिछला अभियोजन क्या होता है? किसी अपराधी के विरुद्ध जो होता है, किसी अपराधी के विरुद्ध केस चलाने की जो प्रक्रिया होती है वो अभियोजन कहलाता है। और यहाँ पे है पुलिस द्वारा अपराध की गहन जांच। अपराध की गहन जांच, कोई अपराध किया है उसकी बिल्कुल गहनता से जांच कर रहे हैं, वो क्या कहलाएगा? वो विवेचना कहलाता है। क्या कहलाता है? विवेचना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुलिस द्वारा अपराध की गहन जांच करना विवेचना कहलाता है। अपराध की पूरी जांच की जो पूरी प्रक्रिया होती है ना उसे क्या कहा जाता है? विवेचना कहा जाता है। ये जो 39 और 40 नंबर का क्वेश्चन है दोनों बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, घटना देखने वाले व्यक्ति का अदालत में दिया गया बयान किस प्रकार का साक्ष्य है? घटना देखने वाले व्यक्ति का अदालत में दिया गया बयान किस प्रकार का है? देखिए परिस्थिति जन्य होगा या मौखिक होगा या दस्तावेजी होगा या वैज्ञानिक होगा। तो आप लोग सबसे यहाँ पे क्या, व्यक्ति का अदालत में दिया गया बयान क्या होगा? घटना, जैसे कोई घटना हुई वहां पे किसी व्यक्ति ने उस घटना के बारे में पूरा बिल्कुल देखा है ना, देखा है, सुना है, तो वो अदालत में बयान देगा तो वो मौखिक होगा, बोलकर बताएगा ना, बोलकर वो बताएगा तो वो क्या होगा? यहाँ पे मौखिक बयान उसका माना जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, व्यक्ति द्वारा बोलकर दिया गया बयान मौखिक साक्ष्य कहलाता है। ठीक है, अगर वो व्यक्ति बोलकर अपना मतलब बयान देता है तो मौखिक साक्ष्य कहलाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, अदालत में शपथ लेकर गलत तथ्य बताना क्या कहलाता है? अदालत में शपथ लेकर गलत तथ्य बताना क्या कहलाएगा? झूठी गवाही कहलाएगा। सिंपल सा है, यहाँ पे आपको ज़्यादा सोचने की, ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे झूठी गवाही कहलाएगा, गलत झूठी गवाही कहलाएगा। अगर यहाँ पे क्या है, अदालत में शपथ लेकर गलत तथ्य बताना झूठी गवाही कहलाएगा। ठीक है, शपथ लेकर गलत जानकारी देना अपराध होता है, ये आप सभी को पता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सजा को कम या समाप्त करने की शक्ति किसके पास होती है? सजा को कम या समाप्त करने की शक्ति जो होती है वो किसके पास होती है? तो वो शक्ति होती है प्रधानमंत्री के पास, बिल्कुल नहीं होती है। मुख्यमंत्री के पास ये भी बिल्कुल नहीं होती है। राष्ट्रपति के पास हाँ, सजा को माफ करने की जो शक्ति होती है वो किसके पास होती है? वो राष्ट्रपति के पास होती है। राष्ट्रपति को क्षमादान देने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश नहीं। राष्ट्रपति को सजा को कम भी कर सकता है या फिर सजा को समाप्त भी कर सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति को क्षमादान देने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त होता है। इस प्रकार राष्ट्रपति जो है सजा को समाप्त भी कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गिरफ्तारी का कारण जानना किसका अधिकार है? गिरफ्तारी का कारण जानना, अगर मान लो आपने किसी को गिरफ्तार किया है तो उसका कारण जानना किसका मतलब किसका यहाँ पे दिया गया अधिकार है? तो जो आरोपी होगा उसका तो पूरा अधिकार है ना भाई, वो तो पूछेगा ही कि गिरफ्तारी, अगर आप उसको गिरफ्तार करोगे तो वो उसका कारण जानेगा, पूछेगा आरोपी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन भी है, यहाँ पे ऑप्शन से लगा सकते हो। ऑप्शन पहला ही दिया है आरोपी का, ऑप्शन दी है गवाह का, कहीं से भी ये नहीं हो सकता, पत्रकार का, मजिस्ट्रेट का नहीं। सबसे पहला जो अधिकार होगा जानने का वो आरोपी का होगा कि उसको किस वजह से गिरफ्तार किया गया है, वो तो जानने, अगर वो मतलब देखिए अगर कोई अपराध किया भी है तब भी वो उसका अधिकार है उसको जानने का। ठीक है, तो गिरफ्तारी के समय आरोपी को कारण बताना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, आरोपी को निर्दोष घोषित कर पूरी तरह मुक्त करना क्या कहलाता है? आरोपी को निर्दोष घोषित मतलब आरोपी का क्या हो गया? दोषी नहीं पाया गया है, पूरी तरह से निर्दोष घोषित कर दिया गया है न्यायालय में, अदालत में, तो पूरी तरह मुक्त करना क्या कहलाता है?
सिंपल सा क्वेश्चन है, दोष मुक्ति कहलाएगा या फिर बरी कहलाएगा, मतलब वो निर्दोष साबित हो रहा है तो दोष मुक्ति या बरी कहलाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हिरासत के बारे में भी मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन में, अभियोजन का भी बता दिया है, दोष मुक्ति बरी क्या होता है ये आप सबको पता ही है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोष मुक्ति या बरी। ठीक है, अदालत जब आरोपी को पूरी तरह छोड़ देता है तो उसे बरी होना या दोष मुक्ति कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, वैज्ञानिक मौखिक और दस्तावेजी प्रमाण सामूहिक रूप से क्या कहलाते हैं? वैज्ञानिक मौखिक और दस्तावेजी प्रमाण सामूहिक रूप से क्या कहलाते हैं? देखिए, वैज्ञानिक निरीक्षण भी कर सकते हैं, मौखिक रूप से भी आप निरीक्षण कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं, और दस्तावेजी प्रमाण के रूप में भी आप कर सकते हैं। ये क्या है? ये साक्ष्य है। ये क्या होते हैं? सबूत होते हैं। ठीक है, सबूत इकट्ठा करने के, प्राप्त करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं। वैज्ञानिक निरीक्षण भी होता है, मौखिक रूप से भी होता है सबूत, किसी से आप जाके पूछ के सबूत इकट्ठा करते हैं, कोई गवाह देता है, वहां से आप सबूत को इकट्ठा करते हैं। तो प्रमाण जो होते हैं, दस्तावेजी प्रमाण सामूहिक रूप से क्या कहलाते हैं? तो ये साक्ष्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? साक्ष्य को ही सबूत कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याचिका के बारे में भी मैंने आपको बताया, रिमांड भी हो चुका, समन, जो भी जितने भी शब्द आ रहे हैं सारे शब्दों को मैंने आपको बता दिया है। वीडियो को पूरा देखिएगा और समझेंगे तो 100% आपसे क्वेश्चन पढ़ते से ही बन जाएगा। ठीक है, केस साबित करने वाले सभी प्रमाण साक्ष्य कहलाते हैं। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, पुलिस प्रशासन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पुलिस प्रशासन का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? जो पुलिस का वहां का प्रशासन है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? कर संग्रह करना, ये कहीं से भी सही नहीं है। चुनाव करना, ये भी नहीं हो सकता। व्यापार बढ़ाना, ये भी नहीं हो सकता। तो उसका जो पुलिस प्रशासन का जो मुख्य उद्देश्य होगा वो होगा कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना। क्या उसका मुख्य उद्देश्य होगा? कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुलिस का मुख्य काम शांति और सुरक्षा बनाए रखना होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, समन के बाद भी अदालत में उपस्थित ना होने पर क्या जारी हो सकता है? देखिए, समन का मैंने आपको बताया, समन क्या होता है? समन क्या होता है? बुलावा का एक आदेश पत्र होता है। व्यक्ति को अदालत में उपस्थित होने के लिए एक रिपोर्ट दी जाती है, मतलब आदेश पत्र दिया जाता है, तो वो समन कहलाता है। ठीक है, अगर आपने व्यक्ति को समन दे दिया है, उसके बाद भी व्यक्ति अदालत में उपस्थित नहीं हो रहा है, तो फिर उसके अलावा क्या जारी किया जा सकता है? उसके अलावा वारंट, गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जा सकता है। यहाँ पे गिरफ्तारी वारंट जारी किया जा सकता है। अगर समन आदेश पत्र के बाद भी व्यक्ति अदालत में उपस्थित नहीं होता है तो फिर उसको गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अदालत में उपस्थित ना होने पर वारंट जारी किया जा सकता है गिरफ्तारी का। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा पकड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा पकड़ने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाएगी? गिरफ्तारी कहलाएगी। ठीक है, पकड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? गिरफ्तारी कहलाएगी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विवेचना का भी मैंने आपको बता दिया था। सुनवाई क्या होगा अगले क्वेश्चन में जान जाओगे। अभियोजन क्या होता? ये जो आपने विवेचना वाला ये वाला देखा है और अभियोजन वाला, ये दोनों को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये दोनों शब्द हैं। ठीक है, दोनों के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है। कानून के अनुसार किसी व्यक्ति को पकड़ना गिरफ्तारी कहलाता है, ये आप सभी को पता ही होगा। चलिए अब आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टोटल 50 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने किया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पूरे के पूरे क्वेश्चन है। अदालत में दोनों पक्षों की बात सुनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दोनों पक्षों की बात सुनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। आप लोग अगर ये पूरा वीडियो देख रहे हो तो ये क्वेश्चन जो है ना आपसे 100% बन जाएगा। अगर आपने पूरी क्लास को अटेंड किया है तो सारे क्वेश्चन को देखे हैं, तो इसका क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, इसकी पीडीएफ भी मैं आप लोगों को टेलीग्राम में दे दूंगी, तो वहां से आप अच्छे से इसको रिवीजन कर सकते हैं। तो ये वीडियो, ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी? आई होप अच्छी लगी होगी। अगर आप ये पूरे 50 क्वेश्चन कर लेते हैं तो 100% इसमें से कम 10 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो मैं ये नहीं कह सकती कि 10 के 10 पूरे क्वेश्चन यहीं से फंसेंगे, लेकिन हाँ, आप यहाँ से कम 5 से 6 क्वेश्चन कर पाएंगे। उसके अलावा भी क्वेश्चन आएंगे, तो अगर आप शब्दों को पकड़ लेते हैं तो 100% आपसे बन जाएगा। क्योंकि जो शब्द है ना यहाँ पे जो पूछे जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं से जो ये इस प्रकार के शब्द है ना वही शब्द दे रहा है। अगर आप शब्द को समझ जाएंगे तो 100% पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, मतलब कर लेंगे अच्छे से। तो देखिए, अगर आप लोगों को ऐसे ही डेली प्रैक्टिस चाहिए, किसी दूसरे टॉपिक पे हिंदी का चाहिए, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर उसको पूरा कराने की कोशिश करूँगी।